हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6, 7 और 8 की साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल स्टडी। तो हम आज करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या है। कोऑर्डिनेटर वह शेप है जिसके पास 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स हो। तो ऐसी कोई भी शेप जिसके पास 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स हो वह कहलाएगी कोऑर्डिनेटर। तो आप इस डायग्राम को देखिए। यह डायग्राम जो है यह है एक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसके पास है 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल, इसलिए ये बना एक कोऑर्डिनेटर। आप देखिए कि यहाँ जो ए बी है ये साइड 1 है, बी सी 2, सी डी 3 और डी ए 4 साइड है। इसी तरह से इसके पास 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। इसी तरह से इसके पास 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इस तरह से इसके पास 4 साइड, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल है, इसलिए यह है एक कोऑर्डिनेटर। अब आप यहाँ पे इस शेप को देखिए। ये जो शेप है ये शेप भी एक कोऑर्डिनेटर है। क्यों इसको हम एक कोऑर्डिनेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसके पास ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स है इसके पास, ए बी सी डी। और इसके पास क्या है, 4 एंगल भी है, ए बी सी डी। और इसी तरह से इसके पास 4 साइड भी है, ए बी सी, सी डी, डी ए। तो इस तरह से ये हुआ एक कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर किसी ऐसी कोई भी शेप जिसके पास 4 साइड, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल है वह कहलाएगी कोऑर्डिनेटर। अब कोई आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेटर के टाइप बताइए, तो आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन सबको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटर के, ठीक है। कर्व क्या है? कर्व को समझिए कि कर्व क्या है। ऐसी कोई भी शेप जो प्लेन पेपर पर उतारी गई है और वो बेंट होती है और कर्व होती है उसे हम कहते हैं कर्व। बेंट हो और टर्न हो उसे हम कर्व कहेंगे। एक स्ट्रेट लाइन को हम कर्व नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे कर्व के एग्जाम्पल। पहले आप देख लीजिए कर्व की डेफिनेशन क्या लिखी है। अ कर्व इज अ शेप और लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉन इन अ प्लेन हैव अ बेंट और टर्न इन इट। जो बेंट और टर्न हो, प्लेन पेपर पर उतारी गई ऐसी शेप या लाइन जो बेंट और टर्न हो जाती है उसे हम कर्व कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा है सिंपल क्लोज कर्व। अब ये कर्व है क्योंकि ये बेंट है, टर्न है, और सिंपल क्लोज है क्योंकि ये क्लोज है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सिंपल क्लोज कर्व। ये भी हमारा कर्व है, लेकिन ये कर्व है क्लोज बट नॉट सिंपल। ये क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सिंपल ही नहीं बना है ये कर्व, इसलिए ये हमारा क्लोज बट नॉट सिंपल कर्व है। इसी तरह से ये भी एक कर्व है, सिंपल ओपन कर्व। ये क्या कहलाएगा? सिंपल ओपन कर्व। अब कोई आपसे पीछे पूछे कि नॉट सिंपल ओपन कर्व क्या है, नॉट सिंपल ओपन कर्व क्या है, तो आप इसी कर्व को देख, यहाँ से आप ओपन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा नॉट सिंपल ओपन कर्व। इसे यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया नॉट सिंपल ओपन कर्व। हो गया ना नॉट सिंपल ओपन कर्व। तो ये है हमारा नॉट सिंपल ओपन कर्व। और इसके अलावा आप कोई भी इस तरह का डायग्राम बना लीजिए जो सिंपल नहीं हो और ओपन हो, है ना। कोई भी ऐसा कर्व बना लीजिए जो सिंपल नहीं हो, ओपन हो, तो वो हो गया नॉट सिंपल ओपन कर्व। जैसे कि ये देख लीजिए, तो ये क्या है? नॉट सिंपल ओपन कर्व है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पढ़ना है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन है उस ऐसी शेप जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो और क्लोज हो। ऐसी शेप जो लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज है उसे हम पॉलीगन कहेंगे। अब आप देखिए, ये जो सर्किल है ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप दी है ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है ना। तो लाइन सेगमेंट से बनी हुई ऐसी शेप जो लाइन सेगमेंट से बनी हो और क्लोज भी हो वह कहलाता है पॉलीगन। अब एक पॉलीगन के पास मिनिमम 3 लाइन होती है, क्योंकि एक क्लोज पॉलीगन बनाने के लिए 3 लाइन का होना जरूरी है, क्योंकि 2 लाइन से कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, है ना। तो जो पॉलीगन के पास कम से कम 3 लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन। एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। अब स्टूडेंट
पॉलीगन अगर कोई आपसे पूछे कि जो है ना सबसे कम लाइन सेगमेंट की जरूरत किस पॉलीगन में पड़ती है, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें मिनिमम लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप आंसर देंगे ट्रायंगल। अब पॉलीगन भी कई टाइप के होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि पॉलीगन के कौन कौन से टाइप हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे कुछ सैंपल फिगर दिए हैं जो पॉलीगन हैं। ये जितने भी सैंपल फिगर हैं ये सब पॉलीगन हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नाम लिखे गए, इनको क्लासिफाई किया गया है इनकी साइड और वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ये हमारा सैंपल फिगर है ट्रायंगल का, इसके पास 3 साइड और 3 वर्टेक्स है और ये ट्रायंगल का सैंपल फिगर है। ये जो डायग्राम है ये सैंपल फिगर है क्वाड्रिलेटर का, इसके पास 4 साइड और 4 वर्टेक्स है और ये है हमारा क्वाड्रिलेटर। जिसके पास 5 साइड और 5 वर्टेक्स हो वह होता है पेंटागन और उसका सैंपल फिगर है ये। जिसके पास 6 साइड और 6 वर्टेक्स हो वह है हेक्सागन और उसका सैंपल फिगर है ये। जिसके पास 7 साइड और 7 वर्टेक्स हो वह है हेप्टागन और उसका सैंपल फिगर है ये। जिसके पास 8 साइड और 8 वर्टेक्स हो वह है ऑक्टागन और उसका सैंपल फिगर है ये। जिसके पास 9 साइड और 9 वर्टेक्स हो वह है नोनागन और उसका सैंपल फिगर है ये। आप देखिए कि इसके पास 9 साइड और 9 वर्टेक्स ही है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पास 9 वर्टेक्स है और 9 ही साइड है, तो ये है हमारा नोनागन। और ये जो है डेकागन, इसके पास 10 साइड और 10 वर्टेक्स है। तो ये जितने भी आपके सैंपल फिगर हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ये सब पॉलीगन है। ये सब पॉलीगन इसलिए है क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, वह फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज हो। तो ये सारे फिगर लाइन सेगमेंट से बने हैं और क्लोज फिगर हैं, इसलिए ये सब पॉलीगन हैं। तो ये सब पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन और हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन भी देख लेते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड। वह पॉलीगन जिसके पास इक्वल एंगल है और इक्वल साइड है उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं ये सारे। इक्विलेटर ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसकी आप ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इक्विलेटर ट्रायंगल जो है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके ऑल साइड और ऑल एंगल होते हैं इक्वल। स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन का अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल स्क्वायर की ऑल जो एंगल होते हैं वह होते हैं 90 डिग्री के, तो स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। एक रेगुलर पेंटागन को भी हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो। एक रेगुलर हेक्सागन को भी हम रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो। तो ऐसा कोई भी शेप, ऐसा कोई भी फिगर जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल है उसे हम रेगुलर पॉलीगन मान सकते हैं। अब आप इरेगुलर पॉलीगन देख लीजिए। एन इरेगुलर पॉलीगन डज नॉट हैव ऑल इट्स साइड इक्वल एंड नॉट ऑल द एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है और ऑल एंगल मेजरमेंट में इक्वल नहीं है वह कहलाएगा इरेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल देखिए, स्केलन ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल जो है वो है हमारे इरेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से ये ऑल एंगल इक्वल नहीं है इस राइट ट्रायंगल के, इसलिए मेरा है इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल। इसी तरह से ये स्केलन ट्रायंगल भी है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। स्केलन ट्रायंगल वह होता है जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होती है, वह होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल वह होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वह होता है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल और जो स्केलन ट्रायंगल है ये इरेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल है क्योंकि इनकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी हम
इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे, जबकि इसकी टू साइड इक्वल होती हैं। इसकी जो टू साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, लेकिन वन साइड अनइक्वल होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से जो रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और इसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन हम इसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है। तो आपने इरेगुलर पॉलीगन के लिए क्या समझा कि अगर एक साइड भी अनइक्वल है तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन ही कहेंगे। एक साइड अनइक्वल है तो अभी वह इरेगुलर पॉलीगन ही है। और पैरेललोग्राम देखिए, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पर यह इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके क्या है, ऑल एंगल इक्वल नहीं है और ऑल साइड इक्वल नहीं है। तो इरेगुलर पॉलीगन वह है जिसके ऑल एंगल और ऑल साइड इक्वल नहीं हो, और रेगुलर पॉलीगन वह है जिसके ऑल एंगल और ऑल साइड इक्वल हो। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन पढ़ाने से पहले मैं आपको डायगोनल बता देती हूँ कि डायगोनल क्या है, तो हमारे लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन पढ़ना इजी हो जाएगा। आप देखिए, डायगोनल है अ लाइन दैट कनेक्ट्स two vertices of a polygon whose vertices are not on the same edge। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायगोनल दो वर्टिक्स को कनेक्ट करती है एक पॉलीगन में, लेकिन आपकी सेम एज वाली वर्टेक्स को कनेक्ट नहीं करेगी डायगोनल। सेम एज वाली वर्टेक्स कनेक्ट होंगी तो वो डायगोनल नहीं है। सेम एडजेसेंट एज में जो वर्टेक्स कनेक्ट हो रही हैं वह क्या है, डायगोनल नहीं है। एडजेसेंट एज वाली वर्टेक्स डायगोनल नहीं है। तो आप इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है। तो ये वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये हमारी क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल है हमारी, ये वर्टेक्स आपस में कनेक्ट हो रही है ना, ये है डायगोनल। और यहाँ पे ये जो अपोजिट वर्टेक्स कनेक्ट हो रही है तो ये है हमारी डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल हम कैसे बना सकते हैं, दो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके बना सकते हैं। मैं सेम एज वाली वर्टेक्स को कनेक्ट करके इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को कनेक्ट करके एक डायगोनल नहीं बना सकती, ठीक है ना। अब मैं सेम वर्टेक्स को भी कनेक्ट नहीं कर सकती, अब सेम एज पे जो वर्टेक्स है उनको कनेक्ट नहीं कर सकती। इनको हम एडजेसेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने। तो मैं सेम एज वाली वर्टेक्स को भी कनेक्ट नहीं कर सकती और मैं एडजेसेंट वर्टेक्स को भी कनेक्ट नहीं कर सकती जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो डायगोनल बनाने के लिए क्या है, किसी भी पॉलीगन में आपको अपोजिट साइड वाली वर्टेक्स को कनेक्ट करके आप डायगोनल बना सकते हैं। आप एक फिगर में कितनी भी डायगोनल बना सकते हैं, जितनी भी उस फिगर में आप बना सकते हैं अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके। यहाँ पे मैं इस फिगर में दो डायगोनल बना सकती हूँ अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके, ये एक है और ये दो है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में मैंने अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके डायगोनल बनाई है। मैं इस तरह से डायगोनल नहीं बना सकती, सेम एज वाली वर्टेक्स को कनेक्ट करके मैं डायगोनल नहीं बना सकती, ठीक है ना। सेम, तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनको कनेक्ट करके मैंने इस तरह से एक डायगोनल बना ली, ठीक है। अब आप देखिए, ये भी एक दूसरे के अपोजिट वर्टेक्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने सेकंड डायगोनल बना ली। अब ये जो वर्टेक्स हैं ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही है, तो मैंने इनको कनेक्ट करके थर्ड डायगोनल बना ली। अब आप देखिए, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको कनेक्ट करके मैंने फोर डायगोनल बनाई। और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक दूसरे के कनेक्टेड अपोजिट है, तो इनको कनेक्ट करके मैंने फिफ्थ डायगोनल बना ली। तो इस फिगर में मैंने अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके फिफ्थ डायगोनल बना ली है। इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अ लाइन दैट कनेक्ट टू वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में जब दो वर्टेक्स कनेक्ट होती हैं और वो वर्टेक्स कैसी होनी चाहिए, सेम एज पे नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। अपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट करे उसे हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। तो जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करे वह क्या है, डायगोनल है। अब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन देख लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अ शेप इन विच ऑल ऑफ इट्स पॉइंट
आउटवर्ड। ऐसी शेप जिसके जितने भी पॉइंट हैं, जिसके पास जितनी भी वर्टेक्स हैं, वह क्या है, आउटवर्ड है। तो वह क्या कहलाता है, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपकी जितनी भी वर्टेक्स हैं, कहाँ है इसकी वर्टेक्स, ये है इसकी वर्टेक्स, ये इसमें जितनी भी वर्टेक्स हैं ये है आउटवर्ड। तो ये क्या है, मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसकी सारी वर्टेक्स, सारे पॉइंट आउटवर्ड है। और क्या होना चाहिए हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन में, द डायगोनल ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन इज लाइक कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। और इसकी जितनी भी डायगोनल है वह भी इसके इनसाइड है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितनी भी वर्टेक्स हैं, जितने भी पॉइंट है, वह आउटवर्ड हो और डायगोनल इनसाइड हो। आप देखो इसकी डायगोनल इनसाइड है ना, आप देखो ये वाली डायगोनल, ये इनसाइड है, इसकी अपोजिट जो अपोजिट वर्टेक्स को मिला है वो डायगोनल होती है, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है और ये भी इनसाइड है। इसके अंदर जितनी भी डायगोनल है वह इनसाइड है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आप ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें जितनी भी वर्टेक्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वह आउटवर्ड है। तो ये क्या है, मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और इसके जितने भी, इसके अंदर जो दो डायगोनल हैं वह इनसाइड है। डायगोनल क्या होती है, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिला है वह डायगोनल है। तो इसके अंदर दो डायगोनल है जो अपोजिट वर्टेक्स को मिला रही हैं और इनसाइड है, इसलिए ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अब कॉनकेव पॉलीगन की ओर बढ़ते हैं। अ शेप इन विच ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स नॉट आउटवर्ड। ऐसी शेप जिसके ऑल पॉइंट आउटवर्ड नहीं हो या ऑल वर्टेक्स आउटवर्ड नहीं है, वह क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। आप इस डायग्राम को देखिए, इसकी ये वर्टेक्स आउटवर्ड है, ये वर्टेक्स आउटवर्ड है, ये वर्टेक्स भी आउटवर्ड है, लेकिन इसकी ये वर्टेक्स आउटवर्ड नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। इस डायग्राम को देखिए, ये वर्टेक्स आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, लेकिन ये आउटवर्ड नहीं। एक से ज्यादा भी ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी वर्टेक्स हो जो आउटवर्ड नहीं हो। ये फिगर तो मैंने ऐसा बनाया जिसमें एक वर्टेक्स ही है जो आउटवर्ड नहीं है। ऐसा भी पॉलीगन हो जिसमें बहुत सारी वर्टेक्स आउटवर्ड नहीं हो, तो वो कॉनकेव पॉलीगन ही कहलाएगा। अब इसमें क्या है, ऑल वर्टेक्स आउटवर्ड नहीं होती है और ऑल डायगोनल ऑफ द कॉनकेव पॉलीगन नॉट लाई इनसाइड। इसके अंदर जितनी भी डायगोनल होती है वह भी इनसाइड नहीं होती है। अब आप देखिए कि इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर में, मैं ये डायगोनल तो मैंने इनसाइड बना दी, लेकिन मैं ये डायगोनल तो मुझे आउटसाइड ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायगोनल क्या होती है, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। तो ये दो अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर सकती हूँ मैं, यही तो है डायगोनल की डेफिनेशन कि जो दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे वो डायगोनल है। तो ये मैंने दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके डायगोनल बना दी, लेकिन ये क्या है, आउटसाइड है, क्योंकि ये कॉनकेव पॉलीगन है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये डायगोनल तो मैंने इनसाइड बना दी इस पॉलीगन में दो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके, ये डायगोनल भी मैंने इनसाइड बना दी दो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके, लेकिन ये जो डायगोनल है ये आउटसाइड है। तो हमारा जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसकी क्या खासियत है, उसकी खासियत ये है कि उसके ऑल पॉइंट आउटवर्ड नहीं होते हैं और उसके जो ऑल डायगोनल होती है वह इनसाइड नहीं होती। जबकि हमारा जो कॉनकेव पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, उसमें जो ऑल वर्टेक्स जो होती है वो आउटवर्ड होती है, ऑल पॉइंट आउटवर्ड होते हैं और ऑल डायगोनल जो होती है वो इनसाइड होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको क्या करते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो, वह प्रॉपर्टी जो हमें यह बताए कि कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल का सम क्या होगा, किसी भी तरह के पॉलीगन का एंगल का सम क्या हो, वह प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको किसी भी पॉलीगन की अगर जाननी है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन एंगल का सम कितना होता है। अगर आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है तो आप किसी भी पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के जो
एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। आपके पास किसी भी तरह का ट्रायंगल है, आपके पास स्केलन ट्रायंगल है, आपके पास स्केलन ट्रायंगल है, चाहे आपके पास राइट ट्रायंगल है, चाहे आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल आपके पास है, उसके पास 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना। किसी भी तरह का ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके पास 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, ये आपको पता है। और इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। चाहे आपका ट्रायंगल किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप किसी भी तरह के पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, द एंगल सम प्रॉपर्टी से दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो ऑल एंगल्स होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। इफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC, द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला इज, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप कैसे निकालेंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C को आप प्लस कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि आपके ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको निकालना है कोई भी पॉलीगन का, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर को ही ले लेते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेटर। अब हम एक सिंपल कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि इस कोऑर्डिनेटर के पास 4 एंगल हैं, इन 4 एंगल का सम क्या होगा। कोई भी कोऑर्डिनेटर है, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेटर है जिसके पास 4 साइड है ना, जिसके पास किसी भी तरह का कोऑर्डिनेटर है जिसके पास 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टेक्स है, उसके ऑल एंगल का सम कितना होगा, एक सा होगा। जैसे किसी भी तरह के ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरह किसी भी तरह के कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम कितना होगा, ये हमें अभी पता करना है। जिसके पास 4 साइड हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल है, वह क्या है, कोऑर्डिनेटर है। तो एक कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम कितना होता है, यह हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले आप ये जानिए कि इस कोऑर्डिनेटर में मैं कितने ट्रायंगल बना सकती हूँ। इस कोऑर्डिनेटर में मैं इसकी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल बना सकती हूँ। आप कहोगे मैम 2 क्यों, मैं तो 4 बना सकती हूँ, उस वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर दीजिए, एक यहाँ पे भी ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से इस कोऑर्डिनेटर के पास 4 ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम क्या है, हमारे जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं होने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे को काटे नहीं। तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे बिना हम जब इन 2 वर्टेक्स को मिलाएंगे इस डायगोनल से, तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, हमें मिलेंगे 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। अब एक कोऑर्डिनेटर, चाहे वो किसी भी तरह का कोऑर्डिनेटर हो, उससे हमें 2 ट्रायंगल फाइंड होते हैं। मैं एक कॉनकेव कोऑर्डिनेटर लेती हूँ, ये मेरा कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है। इसको भी अगर मैं इसके इंटीरियर एंगल को, अगर इंटीरियर वर्टेक्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन करूंगी तो मुझे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2। एक्सटीरियर वर्टेक्स को मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इंटीरियर वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो अब ये 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं तो इन 2 ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 ट्रायंगल कि एक ट्रायंगल के, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसके ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके पास ये 3 एंगल है, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। इसके पास ये 3 एंगल है, इसके तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल के सम को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम फाइंड कर लूंगी मैं, है ना। भाई इसके कोऑर्डिनेटर के पास 2 ट्रायंगल है, तो मैं 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा एक कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम कितना होता है ना। और चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट ट्रायंगल है ना, मैं यहाँ पे लिखूं एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एंगल ऑफ फर्स्ट
ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल क्या है? फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल क्या है? या नाम दे दो इनको, ए बी सी डी। तो फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल क्या है? एंगल ए है फर्स्ट ट्रायंगल के पास, एंगल सी है फर्स्ट ट्रायंगल के पास, और क्या है? एंगल डी भी है फर्स्ट ट्रायंगल के पास, और इनका सम क्या है? 180 डिग्री है। इसी तरह से एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल, एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल के पास कौन कौन से एंगल हैं? सेकंड ट्रायंगल के पास एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो इस तरह से उसका सम भी 180 हो गया। अब चाहो तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 360, और चाहो तो इन दोनों ट्रायंगल के क्या जो एंगल का सम 180 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको 360 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने पता कर लिया कि एक क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल का सम 360 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख भी ले सकते हैं हम कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम, है ना? यहाँ पे आप चलो अलग से लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल, ये एंगल का सिंबल है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटर को मैं इस तरह बना सकती हूँ, इक्वल 360 डिग्री। ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने क्वाड्रिलेटर को कितने ट्रायंगल बन सकते हैं क्वाड्रिलेटर से, और मैंने फाइंड कर लिया कि इससे 2 ट्रायंगल बन सकते हैं, और मैंने 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे पता पड़ गया कि एक क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेट पॉलीगन आ जाए, है ना? पॉलीगन क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर पॉलीगन है। और मेरे पास कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट सा पॉलीगन आ जाए भैया, ऐसे एक लाइन इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे। अब एक कॉम्प्लिकेट सा पॉलीगन आपको दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है भाई बताओ इसके जो ऑल एंगल्स हैं, इसके पास ऑल एंगल है ना, इसके पास एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है। अब इसके जितने भी एंगल्स हैं, इन ऑल एंगल्स का सम कितना है? आपसे ये कहा जाए कि इसके ऑल एंगल्स का सम कितना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता आपको ये पता करना होगा कि इस पॉलीगन के पास ट्रायंगल कितने हैं, तभी तो आप मालूम करेंगे कि इसके ऑल एंगल का सम कितना है। तो आप इसके ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो आप चकरा जाएंगे कि भैया इसके ट्रायंगल कैसे फाइंड करूं, ये तो एक सिंपल सा फिगर था, तो मैंने मालूम कर लिया कि इसके पास 2 ट्रायंगल है। अब इसके ट्रायंगल कैसे फाइंड करूं मैं? ये तो बड़ा अजीब सा फिगर है। तो इसका एक तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला है। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब n का मतलब क्या है? n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब n का मतलब साइड ऑफ पॉलीगन है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमारे पास कितना भी कॉम्प्लिकेट पॉलीगन क्यों ना हो, हम उसके ऑल एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कि मेरे पास एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन के पास 9 साइड होती है। हम पता करते हैं कि उसके ऑल एंगल का सम कितना होता है। देखिए ऑक्टागन के पास है 8 साइड, तो n का मतलब साइड ऑफ पॉलीगन ही है ना, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ। ऑक्टागन के पास 8 साइड होती है, तो 8 - 2 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई करा 180 डिग्री से। ठीक है, अब 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आया, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करते हैं, यह आपको पता होगा, है ना? पहले हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 माइनस किया तो आया 6, मल्टीप्लाई किया 180 से, ब्रैकेट खोल लीजिए, तो आया 6 मल्टीप्लाई 180। अब 6 को 180 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 48 आ रहा है, 48 का 8 उतारा, 4 है ना, 4 हमारा बच रहा है। 6 1 जा 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10, तो 1080 है ना,
1080 जो उसके ऑल एंगल है, एक ऑक्टागन के ऑल एंगल का सम आता है 1080। तो इस तरह से हमने इजीली फाइंड कर लिया कि एक ऑक्टागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। आप इस तरह से डायग्राम बनाइए ऑक्टागन का, पहले आप इस तरह से डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद उसके एंगल फाइंड करिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि आप है ना, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ऑक्टागन। और हो सकता है कि आप कोई एक आध ट्रायंगल मिस भी कर जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं ना आप कि एक आध ट्रायंगल आप मिस कर जाएं। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एक ऑक्टागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। आप किसी भी तरह के पॉलीगन के एंगल्स का सम इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि n का मतलब साइड है। अब इस साइड में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इस पॉलीगन से कितने ट्रायंगल, ये पॉलीगन कितने ट्रायंगल बना सकता है। साइड में से 2 माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो पॉलीगन है ऑक्टागन, ये 6 ट्रायंगल बना सकता है। हमारा जो पॉलीगन ऑक्टागन है वो 6 ट्रायंगल बना सकता है, साइड में से 2 को माइनस किया। अब मुझे ये पता पड़ गया कि ये जो ऑक्टागन है वो 6 ट्रायंगल बना सकता है। और एक ट्रायंगल कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री का होता है, तो 6 ट्रायंगल का सम कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि 6 ट्रायंगल का सम कितना होगा। तो आपको समझ में आया एंगल सम प्रॉपर्टी हम किस तरह से निकालते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं। और ये फॉर्मूला आया हमारे इस तरह से कि कोई भी पॉलीगन है उसके पास कितने ट्रायंगल है ये मालूम करो, और हम क्या करो, और उनको ट्रायंगल्स को 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने एक्सरसाइज 3.1 से कनेक्टेड जितने भी टॉपिक थे सारे कर लिए हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करा दूंगी, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।